हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 की मैथमेटिक्स का। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर देखिए। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 आपके टोटल 10 मार्क्स कर आते हैं। ये वेटेज इनका 10 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके नाम को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यही हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है और इन्वर्स आप उसका कब निकाल सकते हो। तो रिवाइज करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है यहाँ पर A, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कोई सेट आपके पास यहाँ पर दिया गया है B, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन है। ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसके एलिमेंट्स हैं इस सेट के। और ये यहाँ पर 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं। और आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपकी मैपिंग हुई है। 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 5 है, और 3 की इमेज 9 है, और 4 की इमेज 7 है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये फंक्शन आपका A से B तक f(x) होता है या f(a) होता है, यहाँ पर a आपका वेरिएबल जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हमें बात क्या करनी है, क्या हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम एक कंडीशन पर आए थे, हम इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6 का इन्वर्स क्या होने वाला है तो आप बताते हो 1, 5 का इन्वर्स क्या होने वाला है हो तो आप बताओगे 2, 9 के लिए 3 और 7 के लिए 4, लेकिन 8 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए कि वो फंक्शन 1 1 हो जाए, 1 1 और ऑन टू हो जाए, मतलब वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 1 1 का मतलब होता है सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। सभी एलिमेंट्स की यहाँ पर डिफरेंट इमेज है, लेकिन यहाँ पर कोई और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, जो सेकंड आपका सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए। सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब जो कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं उनकी सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 8 की प्री इमेज नहीं है, तो आप इसका इन्वर्स नहीं बता सकते हो। ठीक है, अब ये तो थी आपकी एक कंडीशन कि आपके पास यहाँ पर ऑन टू नहीं था, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं था, आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। इन्वर्स का आपको मीनिंग समझना है। आप 8 की कोई वैल्यू बता सकते हो, A में है, और नहीं बता सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से भी आपके पास फंक्शन होता A से B तक फंक्शन होता, कुछ ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और 6, 1 3 और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फंक्शन होता, और मैं आपसे पूछता यहाँ पर कि आप 5 का इन्वर्स बताइए, मतलब ये फंक्शन A से B तक है, 1 की इमेज यहाँ पर 5 है, और आप क्या बता सकते हो कि मुझे 5 की इमेज क्या होने वाली है, 5 की प्री इमेज क्या होने वाली है। तो आप क्या बता सकते हो कि 1 या 3 में से आप बताओगे कि एक वैल्यू कोई बता सकते हो, क्या 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। तो ये फंक्शन आप देख रहे हो, दो डोमेन के एलिमेंट्स की एक इमेज है, तो आप ये क्या पॉसिबल होता है किसी भी फंक्शन के लिए इन्वर्स निकालने के लिए, मतलब ये फंक्शन आपका मैनी वन है। और मैंने आपको बताया है कि फंक्शन इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखो, जो मैं प्रैक्टिकल मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ। क्या आप 6 का इन्वर्स बता सकते हो कि कोई इसकी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 7 6 8 कुछ इस तरीके से आपके पास है, और यहाँ पर आपको मैपिंग दी गई है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप चेक करिए, सभी चारों एलिमेंट्स की इमेज अलग है। ठीक है, सभी चारों एलिमेंट्स की इमेज अलग है, और सभी
कोडोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेज है, मतलब ये आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू है, मतलब ये बाइजेक्टिव है। अब कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता है तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो इजीली। कैसे? मैं आपसे पूछता हूं 5 का इन्वर्स आप बताइए, तो आप बता सकते हो 2, 7 का बता सकते हो 3, 6 का 1 और 8 का 4, और कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी फंक्शंस का इन्वर्स निकाल सकते हो और ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में इनवर्स के बारे में, ठीक है। अब हमने इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब आपको फंक्शंस का पता है, साइन एक्स, कोन एक्स, टेंजेंट एक्स, ठीक है, ये कोसाइन एक्स, ये सभी आपको फंक्शंस पता है, इनके बारे में पता है। अब फंक्शंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। चैप्टर का मतलब तो समझ में हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पर इनवर्स निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिंपल अपना फंक्शन, ठीक है, सिंपल अपना फंक्शन लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स तो सब जानते हैं, साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स की वैल्यूज के बारे में। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? तो आप साइन एक्स की 0, π/2, पाई और 2π ये वैल्यूज ले लीजिए, ठीक है। जब साइन 0 हम पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, साइन π/2 हम पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, साइन पाई और साइन 2π, ये ही यहाँ पर बोला है, ठीक है। ये x है और ये आपका साइन x फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप साइन 0 पुट करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, और साइन π/2 के लिए वैल्यू आती है 1, और साइन पाई के लिए भी 0, साइन 2π के लिए भी 0। तो यहाँ पर 0 के लिए भी 0 है, पाई के लिए भी 0 और 2π के लिए भी आपकी 0 वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये फंक्शन पॉसिबल है कि हम साइन x का इन्वर्स निकाल सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर जनरली हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं साइन x के लिए, कुछ हम बाउंडेशन रखते हैं फंक्शंस के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तब हम उन फंक्शंस को 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव बनाते हैं, और बाइजेक्टिव बनाने के बाद तब हम उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम यही समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। साइन एक्स फंक्शन कैसे होता है, साइन कोस एक्स फंक्शन कैसे होता है। तो हम चलिए बात करते हैं साइन एक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो, साइन एक्स का आप ग्राफ देख रहे हो, 0 के लिए यहाँ पर 0 के लिए वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, और π/2 के लिए यहाँ पर वैल्यू आप देख रहे हो ये 1 है यहाँ पर, और पाई के लिए 0 है, 3π/2 के लिए 0 है, और यहाँ पर 2π के लिए अगेन ये 3π/2 के लिए -1 है, और 2π के लिए वैल्यू यहाँ पर 0 है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं -π/2 के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो पाई के लिए 3π/2 के लिए 0 के लिए वैल्यू दी गई है। जब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। अब आप इस वैल्यूज अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो मैंने फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया है, कुछ इस तरीके से हमने याद किया था साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में, इनकी वैल्यूज़ के बारे में। यहाँ पर ये जो सिंपल तरीका होता है याद करने के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें बताते हैं, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू यहाँ पर बताते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये 0 -1 ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो आपको पता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है x वैल्यू बताती है कोस की वैल्यू, और ये y वैल्यू जो होता है y कोऑर्डिनेट होता है ये आपका बताता है साइन की वैल्यू, ठीक है। ये कोसाइन और साइन की वैल्यू बताती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये 0 डिग्री और ये π/2 90 डिग्री हो गया है आपके लिए। जब आप एंगल मेजर करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पाई मतलब 180 डिग्री, और ये 3π/2 आपका 270 डिग्री होता है। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आप चेक करते हो साइन 0 के लिए कितनी वैल्यू आती है, 0 वैल्यू आती है, और कोस 0 के लिए 1 आती है। यहाँ पर देखिए कोस साइन 90 के लिए 1, और साइन पाई के लिए होती है 0, और साइन 3π/2 के लिए होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -1, ठीक है। साइन 3π/2 के लिए होती है यहाँ पर -1, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो साइन 360 के लिए फिर से 2π के लिए 0 होती है।
तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं सभी वैल्यूज़ हैं जिनको मैं ब्लू कलर से वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ हैं ये आप देख सकते हो सभी साइन की वैल्यूज़ होती हैं, और एक्स एक्सिस वाली सभी एक्स कोऑर्डिनेट्स वाली सभी वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं आपकी कोस एक्स के लिए। तो ये तो थी वैल्यूज़ के बारे में, आप इसको याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं साइन फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि साइन फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये इसकी डोमेन वाली वैल्यू होने वाली है, मतलब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो सभी रियल नंबर्स आपकी डोमेन में होने वाले हैं साइन फंक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज के लिए। तो रेंज के लिए आप यहाँ पर सिर्फ एक बात नोटिस कीजिए, ये जो वैल्यूज़ देखिए आप यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ देख सकते हैं तो ये 1 मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर -1 मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो डॉटेड लाइंस बनाई हैं सिर्फ वैल्यूज इनके बीच में ही रहने वाली हैं, यहाँ पर इनके बीच में ही वैल्यूज रहने वाली हैं, और वैल्यू 1 और -1 भी होती है। 3π/2 के लिए -π/2 के लिए हमने वैल्यू देखी थी कि -1 है, π/2 के लिए और -3π/2 के लिए वैल्यू 1 होती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो 1 और -1 ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं, ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर -1 और 1 भी वैल्यू होने वाली है, और यहाँ पर रेंज में -1 से 1 तक 0.1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो -1 और 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, और -1 और 1 भी इंक्लूडेड होते हैं। और आपको साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज याद रखनी है। ठीक है, ये आपके लिए वैल्यू होने वाली है और ये आपके लिए रेंज होने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं इस फंक्शन के लिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट फंक्शन के लिए बात करते हैं कोसाइन फंक्शन हमारे पास होता है, और कोसाइन फंक्शंस को अगर हम देखते हैं कोसाइन फंक्शन को तो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो π/2 के लिए इसकी वैल्यू 0 और पाई के लिए होती है -1। तो ये कुछ सेम फंक्शन होता है साइन फंक्शन की तरह, लेकिन साइन फंक्शन जो होता है वो आपका ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन होता है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होता है वाई एक्सिस के दौरान, और लेकिन आपका ये जो कोस फंक्शन होता है जब आप वाई एक्सिस से देखते हो तो ये यहाँ पर सिमेट्रिक होता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ही ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होता है और ऐसे ही ये वाई एक्सिस के राइट साइड में होता है फंक्शन। ठीक है, ये कोसाइन फंक्शन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें भी आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो इसकी डोमेन हो गई है रियल नंबर्स, और इसकी रेंज आप देख सकते हो। आपको जो वैल्यूज मिलने वाली हैं, जो आपके लिए वैल्यूज होने वाली हैं, वो सभी -1 से 1 के बीच में है। -1 से 1 के बीच में वैल्यूज होने वाली हैं, और 1 और -1 भी वैल्यू इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज सिमिलर हैं। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारा टेंजेंट फंक्शन है। तो टेंजेंट फंक्शन क्या होता है, आप इसको साइन फंक्शन अपॉन कोस फंक्शन लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। आप अगर आपके पास tan x फंक्शन होता है तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर आप इसको देखिए -π/2। इस -π/2 से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं -π/2 से और π/2 के बीच में, तो फंक्शन हमें कैसा मिलने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं, हम सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं जो वैल्यू tan x फंक्शन को, टेंजेंट फंक्शन को अनडिफाइंड बनाने वाली हैं। तो वो वैल्यूज हम नहीं पुट कर सकते हैं। अब वो वैल्यूज कौन से होने वाली हैं, जब आपके डिनोमिनेटर में 0 आने वाला है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, और वो कंडीशन कब होती है, वो कंडीशन जब होती है जब sin π/2 या cos π/2, मतलब जो x की वैल्यू है वो 90 डिग्री, ठीक है, cos कि 90 डिग्री या 3π/2 कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं तो उनके लिए अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1/0 मतलब अनडिफाइंड वैल्यू जो कि इन्फिनिटी पर मिलती है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये कहीं पर नहीं मिलती। तो मतलब जो वैल्यूज है वो π/2 आपकी नहीं होनी चाहिए, या -π/2 नहीं होनी चाहिए, 3π/2 नहीं होनी चाहिए, π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये आप देखो यहाँ पर π/2 नहीं होनी चाहिए, 3π/2 नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही -π/2 नहीं होनी चाहिए, और -3π/2, -5/2, -7π/2 और 5π/2 और 7π/2 ऐसे वैल्यूज नहीं होने चाहिए tan फंक्शन के लिए। तो ये वैल्यूज तो नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि tan फंक्शन की जो टेंजेंट फंक्शन की डोमेन होती है वो आर रियल नंबर्स होती है, एक्सेप्ट वो x, उसमें से हमने माइनस कर दिया है वो x की हमने वैल्यू डिफाइन की है 2n + 1 π/2, मतलब n की वैल्यू आप इंटीजर्स रख सकते हो।
आप यहाँ पर 0 रखते हो तो पाई बाय 2 नहीं हो सकती है। -1 रखते हो तो पाई2 आपके पास -पाई2 आता है, और यहाँ पर आप 2 रखते हो तो 5 आता है। तो ये सभी वैल्यूज आपकी नहीं हो सकती हैं, और n आपका इंटीजर्स होता है। और रेंज आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास सभी वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ये ग्राफ यहाँ से चलता जाएगा, ये सीधा चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी तक, तो आपके पास यहाँ पर सभी वैल्यूज होने वाली हैं। तो ये आपको डोमेन और रेंज याद रखनी है। अब ये ग्राफ देखो, यहाँ पर पाई के ऊपर कोस पाई, यहाँ पर साइन पाई अगर आप रखते हो और कोस पाई अगर आप वैल्यू रखते हो, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कोस पाई की वैल्यू -1, मतलब वैल्यू तो 0 ही आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो, ये जो वैल्यू है साइन पाई के ऊपर आपको वैल्यू मिल रही है 0, ठीक है। और 3π/2 तक वैल्यू क्या होती है, मतलब अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होने वाली हैं वो यहाँ पर 0 से ज़्यादा और 1 से कम होने वाली हैं। तो आप कोई भी वैल्यू 0 से ज़्यादा या डेसिमल में वैल्यू रखते हो, एग्जाम्पल 0.5, तो ये जो वैल्यूज हमेशा मिलती हैं ग्रेटर देन 1 मिलती हैं, और ये इंक्रीजेस होती हैं। जैसे पॉइंट हटा लोगे आप इसको, यहाँ पर ये 2 मिल रही है। मतलब अगर आप कोई भी वैल्यू डेसिमल में डिनोमिनेटर में रखते हो 0.7, 0.5 और 0.1, तो वो जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से ग्रेटर देन होती है। तो यहाँ से पाई से 3π/2 तक ग्राफ आपका इंक्रीज होने वाला है, लेकिन ये कभी भी ग्राफ 3π/2 या π/2 या आपका -π/2 तक नहीं मिलेगा, क्योंकि -π/2, π/2 और 3π/2 पे वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही सेम केस ये यहाँ पर π/2 पर नहीं मिलने वाला है। ये ग्राफ होता है टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोटेंजेंट फंक्शन के लिए, कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ भी कुछ सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर कोटेंजेंट फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होने वाला है जब sin x की वैल्यू 0 होने वाली है। और sin की वैल्यू 0 कब होती है, sin 0 पर, sin पाई पर और sin 2π पर, इन वैल्यूज पर 0 होती है, ठीक है। sin 3π पर इस तरीके से सभी वैल्यू 0 होती है, और sin -π, sin, ठीक है, sin -2π, इन सभी वैल्यूज पे 0 होती है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू 0 होने वाली है इसको अनडिफाइंड बनाने वाली है। तो हमारे पास वैल्यू नहीं होने वाली है 0 पर, पाई पर, 2π पर, -π पर, -2π पर, ये मैंने आपको बता दिया है। और 0 से पाई तक अगर आप वैल्यू देखते हो तो यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, और यहाँ पर π/2 से फिर ये डिक्रीज होने वाली है वैल्यू। तो इस तरीके से ग्राफ होता है कोटेंजेंट का। आप बोल सकते हो सभी रियल नंबर्स आपकी डोमेन में होते हैं एक्सेप्ट x की वैल्यू, x होता है n π, n की जगह पर आप 0, -1, -2 रखते हो तो आपको यही वैल्यूज मिलने वाली है। और n होता है इंटीजर्स, हमने बताया n बिलोंग करता है इंटीजर्स को, आपकी रेंज में, ठीक है, मिलने वाली हैं सभी रियल नंबर्स। ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी तक जाएगा सीधा, लेकिन ये इस एक्सिस से नहीं मिलने वाला है। ये एक्सिस इसके लिए एसिम्प्टोट होती है, मतलब यहाँ पर ये ग्राफ टच नहीं होने वाला है। तो ये फंक्शन हो गया है आपका कोटेंजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसेकेंट के फंक्शन के लिए। तो कोसेकेंट के लिए हम फंक्शन या कोसिक जिसको बोलते हैं 1/sin x होता है, और यहाँ पर भी आप सेम कोट x की कंडीशन ही चलने वाली है, मतलब वो वैल्यूज जो sin x को 0 बना दे, और वो आपको पता है n π वाली वैल्यूज होती हैं, n बिलोंग्स टू z जब करता है वो वैल्यूज होती वाली हैं। और आप यहाँ पर एक बात देखना कि यहाँ पर आप जब वैल्यूज पुट करते हो, ठीक है, आप यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करने वाले हो sin x के लिए, आप या तो -1 और 1 के बीच में ही वैल्यूज पुट करने वाले हो, क्योंकि sin x की वैल्यू आपको पता होती है -1 से 1 के बीच में वैल्यू होती है sin x के लिए। और जब आप वैल्यू -1 से बड़ी या 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हो तो वो क्या वैल्यूज आने वाली हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज आने वाली हैं। कैसे, 1/0.5 आप पुट करिए तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू बन जाएगी, और ये 1 से बड़ी है। आप 0.7 वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 10/7, ये भी 1 से बड़ी वैल्यूज है। इस तरीके से -1 और 1 के बीच में आपके पास जो सारी वैल्यूज आने वाली हैं वो 1 से ग्रेटर देन होने वाली हैं, ठीक है। 1 भी होने वाली है आपकी वैल्यू जब आप sin π/2 पुट करते हो तो आपके पास 1 मिलता है, जब -π/2 पुट करते हो तो जब -π/2 पुट करते हो तो -1 मिलता है। तो लेकिन ये देखो यहाँ पर आपको π/2 के लिए, ये π/2 के लिए आपको 1 मिल रहा है वैल्यू, और -π/2 के लिए -1 मिल रहा है। लेकिन π/2 से पाई के बीच में, π/2 से और पाई के बीच में देखिए पाई पर कोई वैल्यू नहीं होने वाली है,
2 पाई पर कोई वैल्यू नहीं होने वाली है, माइनस 2 पाई और माइनस आपके पास 2 पाई के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है उस वैल्यू पर जब आप रखते हो तो ये जो फंक्शन होता है 1/0 मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए वहां पर ये नहीं होता। तो π/2 से पाई के बीच में वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है और ये 0 की तरफ जा रही है। जब आप 1 और 0 के बीच में वैल्यू रखते हो, ठीक है, जैसे 0.5, तो ये ग्रेटर देन होती है, तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर ये 1 और -1 के बीच में ग्राफ नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 आपकी वैल्यू इंक्लूडेड है, 1 और -1 के बीच में ग्राफ नहीं होने वाला है, आपको इमेज नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आप कह सकते हो यहाँ पर आपकी जो रेंज होने वाली है वो R होने वाली है, लेकिन -1 to 1 ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। -1 और 1 के बीच में आपको वैल्यूज नहीं मिलने वाली है। ये आपकी डोमेन और रेंज होती है कोसेकेंट के लिए। कोसेकेंट के लिए अब हम बात करते हैं सेक के लिए। सेक यहाँ पर सिर्फ शिफ्टेड वर्जन होता है, ठीक है। सेक में जो कंडीशन होती है 1/cos x, वो वैल्यूज जो cos x को 0 बना दे, वो वैल्यूज जो cos x को 0 बना दे, मैंने आपको बताया था π/2, 3π/2, -π/2 ये वैल्यूज होती हैं और उस वैल्यूज पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो π/2, -π/2, 3π/2, ठीक है, और -3π/2 पर ये फंक्शन नहीं होने वाला, ये कभी भी ग्राफ इन वैल्यूज को टच नहीं करेगा और ये मैक्सिमम वैल्यूज होने वाली हैं आपकी 1 और -1 पर, क्योंकि 1/0 जब आप cos 0 करते हो तो 1 आती है, ठीक है, cos पाई के लिए -1 आती है। तो ये जो देखिए यहाँ पर cos पाई के लिए -1 है और ये सभी ग्राफ यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि जब आप 1/नेगेटिव वैल्यूज पुट करने वाले हो डेसिमल में तो आपके पास डेसिमल वैल्यू आने वाली है। तो ये ग्राफ हो गया है सेकंड के लिए और इसके लिए डोमेन आपको पता है R-X सच दैट सेम ऐसे ही होती है जैसे हमने 10x के लिए बोला था, क्योंकि वहां भी डिनोमिनेटर आपके लिए cos x होता है, यहाँ पर भी आपके लिए cos x है और यहाँ पर आपकी रेंज सिमिलर होने वाली है R-1 to 1, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है आपके पास, इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये आपके रेंज में नहीं आती है। इस तरीके से फंक्शंस हुए हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनवर्स के बारे में। तो ये आपका बेसिस था, रिवीजन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है और शेयर करनी है। थैंक यू।